नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आज किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री खट्टर अंबाला में नगरपालिका के चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन उनके काफिले के पीछे नारे लगाते किसानों का काफिला चलने लगा। अंबाला के अग्रसेन चौक पर बड़ी संख्या में किसान जमा हो गए और काले झंडे दिखाने लगे, नारे लगाने लगे। भीड़ इतनी थी कि मुख्यमंत्री के काफिले को यू टर्न लेकर वापस लौटना पड़ा। किसान भी मुख्यमंत्री का रास्ता रोकते रहे। मीडिया भले न दिखाए, लेकिन किसानों ने मीडिया छोड़कर अपने मुद्दों को देखना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन का असर विदेशों में भी है। 26-27 को भारतीय दूतावासों में प्रदर्शन होने जा रहा है। आज कृषि मंत्री ने विदेशी मीडिया संस्थानों के पत्रकारों से बात की और कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं और किसानों के फैसले का इंतजार हो रहा है। कृषि विभाग के संयुक्त सचिव की चिट्ठी पर आज किसान मोर्चा को विचार करना था। पंजाब के 32 संगठनों में से 2 भारतीय किसान यूनियन युगराहा और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कहा कि केंद्र सरकार की चिट्ठी चक्रव्यूह में उलझाने का नमूना है। हमें संशोधन मंजूर नहीं, कानून की वापसी चाहिए। इस पत्र में इसका जिक्र नहीं कि बातचीत किससे होगी, ना पत्र चर्चा के लायक है। इसके बाद संयुक्त मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज की मीटिंग में जो सरकार ने लेटर भेजी है उसके बारे में चर्चा होनी थी। उसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी जो है संयुक्त किसान मोर्चा की कल मीटिंग होगी, उसमें वो कमेटी बैठकर पूरा तय करेंगे। उसका जो लेटर जो आई है उसका जो हमको लिखकर उत्तर भेजना है वो भेजेंगे। उसमें कल पहले चर्चा होगी, उसके बाद उसका जो रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो अभी क्या मत अभी तक की मीटिंग में क्या हुआ? क्या सरकार से बातचीत आप लोग आगे बढ़ाएंगे या फिर नहीं बढ़ाएंगे? देखिए, बातचीत तो हम अकेले फैसला नहीं लेते। पहले पंजाब वाले बैठते हैं, फिर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होती है। ये तय हो चुका है कि अकेले फैसला कोई नहीं लेगा, ना पंजाब लेगा ना हरियाणा लेगा। जो फैसला होगा संयुक्त किसान मोर्चा में होगा, तो वही फैसला लागू होगा। किसान स्पष्ट हैं कि कानून को वापस लेना होगा। आंदोलन का दायरा हर दिन बड़ा होता जा रहा है। पंजाब में आयकर विभाग की छापेमारी के विरोध में आढ़ती एसोसिएशन ने 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक के लिए मंडियों का काम बंद कर दिया है। आढ़तियों का कहना है कि किसान आंदोलन का समर्थन करने के कारण यह छापेमारी हो रही है। इसके बाद भी हम किसान आंदोलन का साथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ नासिक से ऑल इंडिया किसान सभा का किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। इस जत्थे की अगुवाई ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक धवले कर रहे हैं। कई सौ गाड़ियों में सवार किसान पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की तरफ निकल पड़े हैं। चलने से पहले किसानों ने गोल्फ क्लब के मैदान में उन 33 किसानों को श्रद्धांजलि दी जिनका आंदोलन के दौरान निधन हो गया। अदानी अंबानी के पुतले जलाए गए। 23 दिसंबर को यह जत्था मध्य प्रदेश पहुंचेगा और फिर दिल्ली भी। ऑल इंडिया किसान सभा ही वह संगठन है जिसके नेतृत्व में 2018 में किसानों ने नासिक से मुंबई के लिए अनुशासित मार्च किया था और मुंबई को हतप्रभ कर दिया था। महाराष्ट्र से किसान एक तरफ दिल्ली के लिए निकले हैं तो कुछ किसानों का जत्था मुंबई पहुंच गया है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी के पास एक पार्क में किसान जमा हो गए और नाच गाकर कृषि कानूनों का विरोध करने लगे। इस प्रदर्शन में विकलांग भी आ गए किसानों का अपना समर्थन देने के लिए। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि यहां रिलायंस का दफ्तर है और भी कई कॉरपोरेट के दफ्तर हैं। पुलिस ने कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि यह आंदोलन की जगह नहीं है। बाद में किसानों ने वहां मार्च किया। अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल ताशों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है वो नाचते हुए आपको नजर आएंगे और जो है वो कृषि कानून का विरोध करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 2 तरह के किसान हैं। एक किसान जो है वो दिल्ली गए हैं और दिल्ली के सरहदों पर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग गाड़ियों से भी दिल्ली जा रहे हैं। तो जो दूसरा किसान है
वो मुंबई के बीकेसी पहुंचा है और यहाँ पर रिलायंस के दफ्तर के पास जाने की भी उनकी कोशिश होगी। बड़े पैमाने पर अलग अलग तरह से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कोई कहीं पर स्ट्रीट प्ले कर रहा है तो कहीं पर कोई कुछ और कर रहा है। इनकी मांग है कि जो तीनों कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए। इन दिनों सरकार अपने प्रचार अभियान के लिए कई पोस्टर जारी कर रही है। बीजेपी भी कर रही है। साथ साथ पंजाब में बीजेपी ने अपने प्रचार पोस्टर में ऐसे शख्स की तस्वीर लगा दी जो 2 हफ्ते से किसान आंदोलन में कृषि कानूनों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पोस्टरों के किसान नकली ही लगते हैं, मगर ये जनाब तो असली निकल आए हैं। इनका नाम हरप्रीत सिंह है। इतनी अच्छी तस्वीर है कि किसी भी चीज के समर्थन में इस्तेमाल हो सकती है। वैसे हरप्रीत किसान के साथ साथ एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन इस बार डायरेक्टर कौन है जानकर हैरान हो गए। होशियारपुर के रहने वाले हरप्रीत से मुकेश सिंह सेंगर ने बात की। मेरे दोस्त ने मेरे को व्हाट्सएप किया, उसने बाद में कॉल किया, बताया कि तेरी फोटो देखो यूज की है उन्होंने। तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा मेरे पे, उसके जो उन्होंने बीजेपी पंजाब ने यूज किया ना फोटो, तो उसने स्क्रीनशॉट भेजा था, तब मुझे पता चला। ये तस्वीर कब की है? जी 6-7 साल पुरानी है। पुरानी तस्वीर है। हाँ जी। तो ये आपने कहाँ डाली थी? सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पे है। अच्छा। मतलब मेरा एक पेज है फेसबुक पे, हार्ट फार्मर, फेसबुक इंस्टाग्राम, उस पे है डली हुई। अच्छा। तब से डली हुई, तो इन्होंने पता नहीं कैसे उठाई, कहाँ से हुई, कैसे गूगल किया, ये मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आपसे पूछा नहीं गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा गया। अच्छा। हाँ जी। तो अब आपकी तस्वीर चूंकि इसमें विज्ञापन में लगा दी है, तो क्या आपको लोग आपको नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है? लोग मैंने देखा नीचे गालियां दे रहे हैं मुझे, ढूंढ रहे हैं कि लिखा हुआ, देखने लिखा हुआ था कि इसको ढूंढो कहाँ पे है, इसके देखते हैं कहाँ पे रहता है, इसको एड्रेस पता करो। क्योंकि पंजाब में एक वेव चल रही है ना, क्योंकि एंटी बीजेपी, एंटी जो किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ वेव चल रही है ना, तो इसलिए। तो आपको बीजेपी का पोस्टर बॉय बोल रहे हैं? हाँ जी। आप किसके पोस्टर बॉय हैं? मैं किसानों का जी। ऐसी मनोरंजक गलतियां हो जाती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की महिला वकीलों के फोरम ने तय किया है कि वे भी 23 दिसंबर को किसान दिवस के दिन किसानों के आंदोलन का समर्थन करेंगी। आज डेयरी सेक्टर की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले वैशाली चलेंगे, बिहार, जहां कृषि कानून के पक्ष में सम्मेलन हो रहा था सरकारी, और मंच पर भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आ गए। बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। ध्यान से सुन लेना भाई। 1962 की याद को ताजा करो। 1962 की लड़ाई जब चल रही थी, तो ऐसे विचारधारा के लोग भारत के साथ नहीं थे। वैसे विचारधारा वाले लोग जो भारत के साथ नहीं थे, 1962 में धोखा देने वाले लोगों ने भोले भाले पवित्र मन और पवित्र आत्मा के हमारे किसान भाइयों में भ्रम फैलाकर उसको गुमराह कर अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहता है, भारत को रोकना चाहता है। 21वीं सदी है, भारत अब रुकने वाला नहीं है। 1962 आज कौन नहीं जानता है? हमारे लेह और लद्दाख की सीमा पर, देश की सीमा पर, जहां अभी तैनात अपनी हमारी यहां बहन बैठी है, सीआरपी के जवान अपनी जवानी और जान लगा देता है, तब यह देश के लोग चैन की नींद सोते हैं, सीमा सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। आज जिस प्रकार से ट्रेनें रोकी गई है लेह और लद्दाख में, आज ट्रक नहीं जा सकता, ट्रेन रसद से, खाद्य सामग्रियों से भरा हुआ उन देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले लोगों के ट्रेन को भी लोगों ने रोका है। किसान जवानों के रसद को नहीं रोक सकता, 62 के धोखेबाजों ने उस ट्रेन को रोका है। क्या यह किसानों के साथ मजाक नहीं है? सरकार बातचीत करना चाहती है, तो दूसरी तरफ सरकार के गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं किसानों ने लेह लद्दाख की सीमा पर रसद रोकने के लिए ट्रेनों को रोक दिया। किसानों के आंदोलन को सेना चीन से जोड़ने की कवायद चल रही है। किसान आंदोलन में ऐसे कई किसान आए हैं जिनके परिवार के लोग सेना में हैं, जिनके दादा परदादा सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गए, और एक किसान के बेटे ने भी शहादत दी उस वक्त जब वो आंदोलन में शामिल थे। लेकिन जब गृह राज्य मंत्री ही ऐसा कह रहे हैं, तो इसका संदेश साफ है कि किसान आंदोलन के साथ आगे क्या होने वाला है। सवाल है, क्या वही होगा जो शाहीन बाग के समय हुआ था? बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह को किसान आंदोलन के किसान दलाल लगते हैं। हमारे सहयोगी सईद मिराज ने भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधानसभा के कौरा पंचायत का दौरा किया,
जानने के लिए कि मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के किसानों को धान की एमएसपी मिल रही है या नहीं। किसानों ने तो यही कहा कि मंत्री जी गलत बोल रहे हैं, एमएसपी पर धान की खरीद नहीं होती है। इस साल भी एमएसपी से 700-800 रुपए कम के दाम पर धान बेचने को मजबूर हुए हैं। हमारे के यहाँ 90% लोग धान 1100 से लेके 1200 तक बेच चुके हैं और किसान बहुत देख रहे हैं खरिहानी में धान पड़ा हुआ है, लेने वाला कोई नहीं है। लोग 1100-1200 में बेच के अपना कोई लड़की का शादी कर रहा है, कोई बेटा का कुछ पढ़ाई में दे रहा है। मैंने अमरिंदर सिंह जो बोल रहे हैं कि भोजपुर का किसान खुश है, खुश नहीं है, बहुत दुख में है। हम लोग तो 1100-1200 के रेट में धान बेचे हैं और बेच भी रहे हैं पूरे किसान गांव के। तो सरकार पैक्स तो ले ही नहीं रही है। पैक्स तो अभी एक भी ओजन नहीं किया हमारे गांव में। जो है बनिया लोग ले रहे हैं और शायद लग रहा है कि बनिए से ही पैक्स लेगी। अब आते हैं हमारे आज के सवाल पर कि क्या डेयरी उद्योग का उदाहरण इन तीनों कृषि कानूनों के बचाव के लिए दिया जा सकता है जो प्रधानमंत्री और सरकार के कई मंत्री दे रहे हैं। साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। पहले तो यही अपने आप में मिथक है कि एमएसपी का लाभ बड़े किसानों को मिलता है, छोटे किसानों को नहीं। रितिका खेड़ा, प्रांकुर गुप्ता और सुधा नारायण ने अपने एक रिसर्च से बताया है कि एमएसपी पाने वाले 99% धान के किसान छोटे और सीमांत हैं। एमएसपी पाने वाले 97% गेहूं के किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। यही वो किसान हैं जो खुले बाजार में दूध का उत्पादन करते हैं और बेचते हैं अनाज के अलावा। क्या इन किसानों को 8 लाख करोड़ के डेयरी सेक्टर से लाभ हो रहा है या कंपनियों को लाभ हो रहा है? फ्लैशबैक में एक कहानी सुनाता हूं। किसान आंदोलन के कारण ही सरदार पटेल को पहली राजनीतिक पहचान मिली थी, तो इस आंदोलन में भी उनका जिक्र जरूर हो जाना चाहिए। 1940 की बात है। पुलसन कंपनी को बॉम्बे की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेड़ा से दूध खरीदने का एकाधिकार दे दिया गया। कंपनी को फायदा हुआ और किसानों को दाम नहीं मिला। पुलसन कंपनी ने जिले में बिचौलियों का जाल बिछा दिया। त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में किसान इस कंपनी का विरोध करने लगे और पहुंच गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। सरदार ने कहा कि पहले पुलसन से छुटकारा पाओ। किसानों ने पुलसन को दूध देना बंद कर दिया। सरदार पटेल के समर्थन से 1942 में किसानों ने अपनी कोऑपरेटिव बना ली। इसी का नाम था डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, जो आज का अमूल है। किसान खुद दूध बेचने लगे और मुनाफा कमाने लगे। हमें यह जानकारी IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर श्रीराम के लेख और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और अमूल की वेबसाइट से मिली है। कोऑपरेटिव आंदोलन किसी एक सरकार की देन नहीं है। दशकों से यह बनता आ रहा है, फिर भी देश भर में एक समान नहीं हो सका। क्या सरकार डेयरी का उदाहरण देकर कोऑपरेटिव सेक्टर की बात कर रही है? तो इस सेक्टर को लेकर अपना रिकॉर्ड बताना चाहिए। कोऑपरेटिव किसी राज्य में बहुत अच्छा है, किसी में अच्छा है, किसी में खराब है और किसी में है ही नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी आप सबकी संपत्ति होगी। गंगानाथ डेयरी तो एक ही आदमी की निजी संपत्ति है, आपकी नहीं, मिश्रा। मंथन फिल्म देखिएगा, पता चलेगा कि कोऑपरेटिव बनाने के पीछे कितनी ईमानदारी और कितनी मेहनत लगी थी। (1976) की श्याम बेनेगल की इस फिल्म के लिए गुजरात के 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए दिए थे। क्राउड फंडिंग का सुझाव वर्गीज कुरियन का था। इस फिल्म के शुरू में लिखा आता है, 5 लाख फार्मर्स ऑफ गुजरात प्रेजेंट्स। 1 लीटर का 2 रुपया 2 पैसा दाम दिया था, तो तुम भी जाओ, उन्हीं को दे आओ, पर उनका धंधा बंद हो जाए तो मत आना रोती है हमारे पास। अरे 36 तरीका तो दाम देता है, ऊपर से रुआब जमाता है। किसान आंदोलन में किसान इसी तर्ज पर ट्रॉली टाइम्स
और किसान एकता मोर्चा का यूट्यूब चैनल निकाल रहे हैं। सिर्फ तुम्हारे वास्ते दूध में पानी भी कमती डाले हैं। हाँ। अभी हम इस बात पर नहीं पहुंचे हैं कि दूध का 7 या 8 लाख करोड़ का उत्पादन का डेटा जो दिया जा रहा है, इसमें किसानों को कितना फायदा हो रहा है, या फिर आज की पोल्सन कंपनियों के मुनाफे का डेटा दिया जा रहा है। लेकिन अमूल कैसे बना, इसका उदाहरण इस वक्त दिया जा सकता था। तू फिर कर्ज लेगा इससे? हैं? कर्ज लाइने बना बनाविया काम ने खराब करने का। चल पाएगी हमारे तुम्हारे से सिसोटी? अरे क्यों नहीं चल पाएगी? हम लोग सब मिलकर चलाएंगे। चलने तो मारे गामड़े लीला लेर जहाँ नाचे मोरने डेल जहाँ दूध की रेलम छेल जहाँ वड़पी पल्ली छैया माँ सुखी चढ़ती गैया आवो आवो रे। आपको जानना चाहिए कि अमेरिका के दुग्ध उत्पादक किसान भी अपना दूध दाम न मिलने के कारण नालियों और खेतों में बहा देते हैं। वहां तो खुला मार्केट है ही। इसी 21 जुलाई को हमने प्राइम टाइम में दिखाया था कि महाराष्ट्र के अहमदनगर और सांगली में दूध उत्पादकों ने सड़क पर दूध फेंक दिया है क्योंकि दाम नहीं मिला। शहर में 45 रुपए लीटर बिक रहा था और किसानों को मिल रहा था 17 रुपए। ठीक है कि तालाबंदी का समय था, लेकिन 2017-18 में तालाबंदी तो नहीं थी। तब भी किसानों ने दूध के दाम को लेकर इसी तरह का आंदोलन किया था। किसानों की मांग थी कि सरकार ही दूध की खरीद तय करे और दूध के दाम भी बढ़ाए। प्रधानमंत्री उदाहरण दे रहे हैं कि बिना नियंत्रण वाले बाजार में दूध का कारोबार बढ़ा हुआ है। वो किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, कारोबार की बात कर रहे हैं। लेकिन किसान बता रहे हैं कि उन्हें तो घाटा हो रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट? किसान ही कह रहे हैं कि सरकारी कोऑपरेटिव ज्यादा से ज्यादा हो और सरकार ज्यादा दूध खरीदे। महाराष्ट्र के दुग्ध उत्पादक तो यही चाहते हैं कि सरकार खरीदे, सरकार कीमतें तय करे, सरकार खरीदने की व्यवस्था बनाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों की खरीद से उनकी लागत नहीं निकल रही है। भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वैसे पर कैपिटा के मामले में जम्मू कश्मीर आगे है, लेकिन क्या यूपी के पशुपालकों को दूध का सही दाम मिलता है? यूपी में 100 से अधिक छोटी बड़ी डेयरी कंपनियां हैं, तो क्या किसानों को दाम मिल रहे हैं? बुलंदशहर को यूपी में दूध की सबसे बड़ी मंडी होने का खिताब हासिल है। सारी बड़ी कंपनियां यहां मौजूद हैं। यहां का दूध और इसका उत्पाद भारत और विदेशों में जाता है। लेकिन क्या यहां के किसान इससे अमीर हुए? क्या लागत भी निकाल पाए? इन्हीं दो सवालों को लेकर हमारे सहयोगी मनीष शर्मा बिलसुरी और चंदेरू गांव गए। यहां उन्होंने रामवती, जगदीश, नारायण सिंह यादव, इस्लामुद्दीन से मुलाकात की, जो खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं। सबने एक स्वर से कहा कि चारे का दाम बढ़ गया है, दवा महंगी हो गई है, दूध का दाम मिलता नहीं, घाटा हो रहा है। इनमें से किसी के पास 3 भैंसें हैं, 2 गायें हैं, तो किसी के पास 7 भैंसें हैं। नारायण सिंह यादव ने बिना कैलकुलेटर के ही हिसाब से समझा दिया क्या लागत है और क्या मिलता है। एक भैंस पर हर महीने 7,000 रुपए का खल लग जाता है। यह किस्म का दाना होता है जो मवेशियों को दिया जाता है। 3 भैंसों पर 21,000 रुपए का खल, चुन्नी चोकर 1,000 रुपए हर महीने का लग जाता है, और इसी का आप 3,000 रुपए और जोड़ लें। 4 महीने 45 किलो सरसों का तेल खिलाना होता है। 1 किलो तेल का दाम 90 से 100 रुपया है। नारायण सिंह की इतनी ही लागत 24,000 से अधिक हो जाती है। इसमें दवा और बाकी रखरखाव का खर्च अभी नहीं जोड़ा गया है। रोज वो अपनी 7 गाय और भैंसों के जरिए 20 लीटर दूध बेच पाते हैं। हर महीने 21,000 रुपए का 3,000 रुपए का घाटा होता है, लागत नहीं निकल पाती है। अगर भैंस पालने में देखा जाए ना, अमूमन एक आदमी की मजदूरी अगर देखी जाए तो कम से कम 1 लाख रुपए साल का नुकसान है किसान को। यानी कि 1 लाख रुपया लगा करके 1 लाख रुपया का नुकसान। एक बच्चा बेकार हो गया, एक बच्चा उन भैंसों में बेकार हो गया, उसका जीवन सारा बेकार हो गया 1 साल के लिए। अब 1 साल का उसका मजदूरी लगा लो, क्या होगी केवल एक बच्चे का, जबकि घर में 4 बच्चे हैं, चारों उसी काम करते हैं और कोई काम ही नहीं। खर्चा ऐसा आ जाए एक दिन का 5 किलो, हल्के से हल्का है 5 किलो का, जो हम ये चारा ले जाते हैं, चारा ला के 5 किलो का जब खर्चा आता। अन्य इसमें कम से कम चाहिए 2 धड़ी, 5-6 ढोरों को 2 धड़ी चाहिए रातब।
खेत में से। आप मेहनत तो कर रहे हो? हाँ, मेहनत कर रहे हैं। मजदूरी को उस दूध में काउंट नहीं करते हो क्या? दूध में जो है काउंटर करेंगे नहीं तो जब तो बता रहा हूँ कुछ नहीं बच रहा है। ध्यान रहे कि भैंसें मुफ्त में नहीं आती हैं, ना दूसरे के खेत से चलकर आ जाती हैं। भैंसों की कीमत भी 70,000 से लेकर लाख रुपए है, उससे ज्यादा भी। सेना से रिटायर होने के बाद हवलदार लाल मोहम्मद ने पशुपालन शुरू किया। 3 बेटों के साथ दिन रात इसी में लगे रहते हैं, लेकिन दाम नहीं मिलता, लागत नहीं निकलती। दूध के जैसे हमारी ये सरकारी डेयरी लगी हुई हैं और वो डायरेक्ट किसानों से दूध खरीदें, बिचौलिए नहीं हों बीच में। जैसे दूध दिए हैं, एडवांस दे दी, एक भैंस वाले को दे दिए 20,000 रुपये, जो गरीब आदमी लेगा कहाँ से लाएगा भैंस? अब वो दूध खरीद रहा है 30 रुपये किलो, 32 रुपये किलो, किसान तो मरना। अगर इसी चीज़ को गवर्नमेंट हमारी कुछ ध्यान देवे किसानों के लिए और दूध को वो खुद खरीदें, जैसे सरकारी संस्थाएं हमारी वो घाटे में चली गई, क्यों? प्राइवेट फैक्टर में आ गए, वो घाटे में चली गई संस्था हमारी, वो बंद हो गई। अब ये प्राइवेट वाले जो है मजे मार रहे हैं। लाल मोहम्मद की बात पर यकीन ना हो तो अमित त्यागी की सुन लेते हैं। अमित भी मंडोला के रहने वाले हैं, जो बिल्कुल दिल्ली से सटा एक गांव है। 10 भैंसें पाल रखी है अमित ने। एक भैंस की कीमत 1 लाख बताते हैं। रोज 50 से 60 लीटर दूध बेचते हैं। एक भैंस साल में 1500 से 1600 लीटर दूध देती है। इस हिसाब से 67 से 72,000 रुपया ही दूध से निकलता है। अमित ने कहा कि चूंकि वे खेती करते हैं तो भैंस के लिए चारा नहीं खरीदना पड़ता है, कुछ लागत बच जाती है। खेती के कारण ही भैंस पाल पाते हैं, लेकिन इसके बाद भी लागत नहीं निकलती है। अमित हो या इस्लामुद्दीन हो या नारायण सिंह यादव हो, सबके पास अपने बिजनेस का हिसाब मुंह जबानी तैयार है। बचत नहीं आ रही जी, इसमें कोई सुविधा ही ना, लागत इतनी बढ़ रही है। अगवा जो है अपने कोई हिला रोजगार है ना, इसमें लगे रहे हैं सब। देखो परिवार सारे लग रहा। सरकारी खरीद का कोई केंद्र है यहाँ तो कभी नहीं जी। अभी आप देख लो कितने हिस्से लेके वैसी तो सब लोग तो टीपन वो लेके आ रहे हैं डब्बा और उसमें लेके जा रहे हैं दूध। उसमें ही तो क्या रेट, किस रेट बिक रहा है सब फुटकर में? ये 40-42 के आसपास बिक रहा दूध। डेयरी उद्योग की सफलता और असफलता पर अलग से बातें हो सकती हैं, लेकिन क्या इसका उदाहरण देकर कृषि कानूनों का पक्ष लिया जा सकता है? सुशील महापात्रा ने इस बारे में IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर श्रीराम से बात की। इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि दूध उत्पादन का वो जो ढांचा है मार्केटिंग का, वो बिल्कुल ही अलग है। और वो जो ढांचा है और अब काम कर रहा है सफलता से, उसको बनाने में 25 साल लग गए। आप देखिए, ऑपरेशन फ्लड 1970 में चालू हुआ था और 96 में उसको वो प्रोग्राम खत्म हुआ। तो 25-26 साल का वो इन्वेस्टमेंट है उस मार्केटिंग सिस्टम में वो करने में। अब जो APMC का मंडी के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कोऑपरेटिव व्यवस्था है। वो व्यवस्था वो तैयार करने में 25 साल लगे हैं। वो अगर तैयार हो गए तो उसका पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं। वो एक पॉइंट है। दूसरा एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि 1991 में जब पूरा देश में लिबरलाइजेशन हुआ तो उसमें से डायरी सेक्टर बाहर रखा गया था। वो डीलाइसेंस नहीं हुआ था। वहां पे एक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर निकाले थे और वो लाइसेंसिंग में था। तो आज जो हम खुले बाजार के बाद दूध का एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं, दूध कभी खुले बाजार में नहीं था काफी दिन तक। दूसरा ये है कि कृषि को हम जब लेते हैं तो उसमें 3-4 सेक्टर सब सेक्टर्स हैं। सीरियल्स अलग है, कोर्स ग्रेन्स अलग है, हॉर्टिकल्चर अलग है, फिशरीज अलग है, डायरिंग अलग है और लाइवस्टॉक अलग है। सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस चाहिए, एक ही सॉल्यूशन पे पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं सोचता हूं कि अभी जो कानून का प्रबंधन जो किया है और उसको मिल्क से कंपेयर करना वो ठीक नहीं। लोकल और ग्लोबल का लिंक भिड़ाना पड़ता है। अमेरिका का एक और उदाहरण देता हूं। वहां की एक न्यूज वेबसाइट है NBC। इस पर फिल मकॉसलैंड का लंबा सा एक लेख है, 2 साल पुराना है। फिल लिखते हैं कि कैसे वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के बाजार में आ जाने से लोकल डेयरी मार्केट खत्म हो गए।
एक उदाहरण दिया है कि कैसे पहले वॉलमार्ट ने डीन फूड्स नाम की मिल्क प्रोसेसिंग फर्म से करार किया कि आपसे हम सप्लाई खरीदेंगे। फिर उस जगह से काफी दूर वॉलमार्ट ने अपना प्लांट बना लिया। डीन फूड्स कारोबार धीरे धीरे कम होने लगा। 300 साल पुराना एक फार्म वॉलमार्ट के आते ही बंद होने के कगार पर पहुंच गया। इस लेख में बताया गया है कि 2000 से लेकर सन 2018 के बीच 42,000 दूध किसानों ने पशुपालन छोड़ दिया। 1970 में अमेरिका में 6.5 लाख डेयरी फार्म थे। 2017 के अंत तक केवल 40,219 डेयरी फार्म रह गए। 6 लाख डेयरी फार्म लापता हो गए, जाहिर है बंद हो गए। यह आंकड़ा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है, सरकारी। इनकी जगह पर बड़े फार्म की संख्या बढ़ गई है। दूध उत्पादन करने वाले किसानों की लागत निकालनी मुश्किल हो गई है। अमेरिका में आए दिन वहां भी दाम को लेकर संघर्ष होता रहता है। अच्छा यह होता कि प्रधानमंत्री यह बताते कि 8 लाख करोड़ रुपए के कारोबार में, दूध के खुले कारोबार में किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी, उनका मुनाफा कितना बढ़ा, क्यों यह किसान घाटे की बात कर रहे हैं। दूध का कारोबार बेशक काफी बड़ा है भारत में, लेकिन तब भी हमारी खेती संकट में क्यों है, किसान घाटे में क्यों है। क्यों नहीं दूध के कारोबार से वो अपनी लागत निकालकर खेती को सपोर्ट कर पाता है, या दूध का कारोबार ही भरा पूरा चला पाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के महेश व्यास ने कहा है कि अक्टूबर और नवंबर में 40 लाख नौकरियां चली गईं। मार्च की तुलना में 1 करोड़ नौकरियां अभी भी कम हैं, वापस नहीं आई हैं। चुनावी भाषणों से ऐसा लगता नहीं कि भारत में रोजगार का संकट है। ये बात इसलिए बताई कि ये बात केंद्रीय मंत्री अपने ट्विटर हैंडल पर आपको नहीं बताते हैं। बाकी ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने और अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राज्य में जो पहला चुनाव हुआ वो जिला विकास परिषद यानी डीडीसी का हुआ। 25 दिन तक 8 चरणों में हुए इस मतदान के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अब तक वोटों की जो गिनती हुई है उसके मुताबिक फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाला पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन कुल मिलाकर आगे चल रहा है, काफी आगे। कश्मीर घाटी में यह गठबंधन अधिकतर सीटों पर आगे है, जबकि जम्मू में बीजेपी आगे है। डीडीसी की 280 सीटों के लिए वोटों की गिनती हो रही है। अंतिम नतीजे आने में समय लगेगा क्योंकि इन चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया है। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले चुनावों में गुपकार गठबंधन की बड़ी जीत। गठबंधन के नेता जो प्रचार के दौरान पूरी तरह गायब रहे, उनका दावा है कि ये नतीजे अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के खिलाफ जनता का फैसला है। इन नेताओं की दलील है कि नतीजों ने उनके रुख को सही साबित किया है और केंद्र सरकार को पिछले साल 5 अगस्त को लिए फैसलों को वापस लेना चाहिए। राज्य के 20 जिलों की 280 सीटों पर चुनाव हुए। गुपकार गठबंधन और कांग्रेस 13 जिला परिषदों में अधिकतर सीटों पर जीत रही हैं। उधर बीजेपी और उसके सहयोगियों को 6 जिलों में जीत मिली है। अपने तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से, इस अलायंस के तरफ से उन तमाम वोटरों का शुक्रिया करूंगा जिन्होंने हमें वोट दिया, बल्कि उनका भी शुक्रिया करूंगा जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया लेकिन जिन्होंने इस सिलसिले में हिस्सा लिया। इन नतीजों के बावजूद गुपकार रोड पर कोई जश्न नहीं हुआ। राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के घर इसी रोड पर हैं। इनमें से किसी भी नेता ने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया। उनका आरोप है कि उनके उम्मीदवारों को सुरक्षा घेरे में सीमित कर प्रचार नहीं करने दिया गया। उधर सरकार ने इस आरोप का खंडन कर दिया। लेकिन जब 8 चरणों में हुए इन चुनावों के लिए वोट पड़ने शुरू हुए तो साफ हो गया कि बीजेपी के हाई वोल्टेज प्रचार पर विपक्षियों का शांत प्रचार हावी रहा। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया है।
निष्पक्ष चुनाव हुआ है। डराने का प्रयास किया गया, धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये लोकतंत्र की जीत है। आज का वर्डिक्ट, आज का वोट बिल्कुल साफ है। हमने अलग मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा नहीं, हमने तो सिर्फ कहा कि हम पीपल्स अलायंस हैं, हम 5 अगस्त 2019 की मुखालफत करते हैं और उसके बुनियाद पे हमें वोट मिले। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो 5 अगस्त 2019 को नहीं मानती। बीजेपी ने अपनी अधिकतर सीटें हिंदू बहुल जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर जिलों में जीती। कश्मीर घाटी में बीजेपी को सिर्फ 3 ही सीटें मिल पाईं। जिन हालात में ये इलेक्शन हुए, नतीजे किसी की हार जीत से ज्यादा काफी मायने रखते हैं। इसीलिए अपोजिशन का ये कहना है कि केंद्र सरकार को अब लोगों की आवाज सुननी चाहिए और उन्होंने अपना फैसला सुनाया है कि उन्हें 5 अगस्त 2019 का फैसला मंजूर नहीं है। कुल मिला के जम्मू कश्मीर में जो 20 जिले हैं उनमें 13 जिलों में गुपकार अलायंस और कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बन सकती है, जबकि 5 जिलों में बीजेपी की काउंसिल्स बन सकती है और 2 जिलों में आज़ाद उम्मीदवारों का, इंडिपेंडेंट्स का की ज़्यादा तादाद है, इससे वो किसी भी साइड जा सकती हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।